हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेफ्टी चैप्टर। और काफ़ी दिन बाद ये क्लासेस हो रही हैं और लगभग 4 मंथ हो गए थे हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। तो अब से डेली क्लास आएगी और हम आपको बता देते हैं सीक्वेंस क्या रहेगा, क्या रूल नियम रहेंगे। तो देखिए 6 बजे के आसपास आपकी क्लास आ जाएगी, 6 PM के आसपास। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होंगी वो बेसिक से हाई लेवल, इसमें बेसिक पढ़ाया जाएगा, थ्योरी क्लास होगी। ठीक है, थ्योरी क्लास होने के बाद नाइट में 9 PM में, याद रखिएगा 9 PM में एक लाइव टेस्ट होगा। जो भी आपको 6 PM में पढ़ाया जाएगा वो आपका एक लाइव टेस्ट कराया जाएगा वो 9 PM में, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, आपने क्लास कैसे देखी उससे वो भी हमें मालूम हो सकेगा, है ना। तो जो भी हम पढ़ाएंगे अभी सेफ्टी क्लास में उसका आज लाइव टेस्ट होगा 9 PM में। लिंक कहाँ पर मिलेगी तो देखिए, लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वहाँ पर एक लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम में फिटर मॉक टेस्ट ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर लिंक नहीं मिल रही है, उससे ओपन नहीं हो रही, तो टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिए, पहले अकाउंट बना लीजिए, इसके बाद टेलीग्राम में सर्च कीजिए फिटर मॉक टेस्ट ग्रुप, वहाँ पर ऐड हो जाइए। ठीक है, तो वहीं पर आपको लाइव टेस्ट की लिंक मिलेगी। जो लाइव टेस्ट होगा वो 9 PM में होगा। ठीक है, 9 PM में उसमें एक लिंक दी जाएगी, वेबसाइट के माध्यम से आपको लाइव टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको नेम एंड पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, वो पासवर्ड वगैरह हम बता देंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा तो ये डेली क्लास होगी मंडे से फ्राइडे, याद रखिएगा मंडे से फ्राइडे चैप्टर वाइज क्लास होंगी। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा मंडे से फ्राइडे वो डेली का डेली लाइव टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप सेफ्टी में जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका लाइव टेस्ट होगा, कितने बजे होगा, 9 PM में होगा। तो ऐसा डेली होगा मंडे से फ्राइडे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग हमने सब कुछ बता दिया। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है सेफ्टी। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लास पसंद आए तो हमें बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप में सुरक्षा को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जो सुरक्षा है उसको, सेफ्टी को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 वर्गों में बांटा जाता है। तो नंबर 1 वर्ग क्या है, नंबर 1 प्रकार क्या है, सेल्फ जनरल सुरक्षा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्वयं की सुरक्षा, और तीसरा क्या होता है, मशीन की सुरक्षा। अब जनरल सुरक्षा में क्या क्या आता है, जैसे मान लो फर्श, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, है ना, फैक्ट्री में, वहाँ पे जो भी आप फर्श है, अगर उसमें तेल वगैरह बह गया तो उसको साफ तथा स्वच्छ रखें, तो ये हमारा जनरल सेफ्टी में आता है। जैसे वर्कशॉप में सावधानी से चलें, दौड़े नहीं, तो ये हमारे किस में आता है, जनरल सुरक्षा में आता है। ठीक है, सामान्य सुरक्षा में आ गया, है ना। और इसके अलावा जैसे आपका स्वयं की सुरक्षा में क्या आएगा, तो स्वयं की सुरक्षा में आपका आएगा, जैसे मान लीजिए आप जो भी कपड़े वगैरह, जैसे एप्रन वगैरह पहनना चाहिए कभी भी आप, या वेल्डिंग कर रहे हो ना, तो चीपिंग गॉगल्स वगैरह और वेल्डिंग स्क्रीन, है ना, ये सब प्रयोग करना चाहिए। हेलमेट पहन के प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो भी है ये आप स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और क्या क्या आता है, जैसे कि सुरक्षित जूते, बूट या गॉगल्स वगैरह पहनना चाहिए, जो कि यहाँ हमने अभी आपको बताया। तो ये हमारा स्वयं की सुरक्षा में आ गया। मशीन की सुरक्षा में क्या होता है, जैसे मशीन की सुरक्षा, मान लीजिए चलती मशीन है ना, तो उसमें चोट वगैरह लग सकती है। तो हमको मशीन की सुरक्षा में ये कह सकते हैं कि जैसे कि मशीन की मेंटेनेंस करना है, कि कोई मशीन है, जिलेट मशीन आप काम कर रहे हो, तो अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे, प्रॉपर चेक नहीं करोगे, तो फिर क्या है कि अचानक से वो ख़राब हो सकती है ना। तो उसको प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। ठीक है, और मशीन की गति अगर बदलना है तो पूर्व से बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो मशीन की मान लीजिए स्पीड अगर चेंज करना है तो मशीन को क्या करना चाहिए, बंद करके ही मशीन की स्पीड को बदलना चाहिए। ठीक है, मशीन को अगर चालू करना है तो उसका जो उसमें एक स्पिरिट लेवल होता है, ऑयल होता है, उस ऑयल को चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जब भी हमें जॉब को मापना है, मशीन पहले मशीन के फोर्जा चक में मान लीजिए कोई जॉब लगा हुआ है तो उसको मापना है, तो हम चलती हुई मशीन पर कभी भी जॉब को नहीं मापना चाहिए। तो ये मशीन की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। हमेशा मशीन को रोक के हम मापेंगे जॉब को। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट हो गए। ये नॉर्मल आपने लोग बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये अच्छे से आपको पता भी होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, ये जो निमी की थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और अगर आप लोग को इसकी हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो इसीलिए हम यहाँ पे निमी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो बहुत अच्छे से हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपके पास PDF नहीं है तो PDF आपको मिल जाएगी। हम आपको टेलीग्राम जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर हमको इस PDF को आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो PP का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कि PP का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा
व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। ठीक है, पीपी क्या होता है, मतलब इससे जो भी हम चोट लगने से बचाने के लिए जो भी हम उपकरण धारण करते हैं वो क्या होते हैं, वो पीपी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कर्मचारी द्वारा उपयोग उपकरण, औजार, कपड़े जो पहने या उपयोग किए जाते हैं वही आखिरी सहारा है। उनको खतरों से रक्षा हेतु कार्यस्थल पर मुख्य पहुंच सुरक्षा संबंधी खतरों के विपरीत यह है कि कर्मचारी इंजीनियरिंग प्रणाली नियंत्रित या निकल सके खतरों से। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि हमें व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम पीपी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कारखाना अधिनियम 1948 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम चेंज हुए थे, तो वो भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कर्मचारी कानून कब लागू किया गया, तो कर्मचारी कानून 1996 में लागू किया गया था। और कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया था, 1948 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सब क्यों लागू किए गए थे, जिससे कि पीपी प्रकार का सही प्रकार से उपयोग हो। क्योंकि पीपी का उपयोग क्या है, पीपी का उपयोग क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है ना। अगर हम पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है, चोट लग सकती है ना। चलिए, पीपी को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है गैर स्वास्थ्य संबंधी, जिसको हम नॉन रेसिपिटी कहते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से, एक होता है गैर स्वास्थ्य संबंधी और एक होता है स्वास्थ्य संबंधी। गैर स्वास्थ्य संबंधी क्या होता है, इसमें देखिए ऐसे समझिए, नॉन रेसिपिटेंट में क्या होता है, बाहरी अंगों में जो चोट लगती है, बाहरी अंगों में चोट बचाने के लिए हम ये हमारा नॉन रेसिपिटी के अंतर्गत आता है। जैसे इसका प्रयोग बॉडी की बाहरी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आँख, चेहरा, हाथ, भुजा और पैर, टांग तथा दूसरी बॉडी के भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग कब करते हैं, किसके अंतर्गत आता है, ये जो बाहरी भाग होते हैं बॉडी के, शरीर के बाहरी भाग पे जो चोट लगती है उनको बचाने के लिए हम गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग करते हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी होता है, रेसिपिटी होती है, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो अंदरूनी चोट लगती है, जैसे जो अंदरूनी बीमारी होती है जिसका प्रयोग प्रश्वसन, हवा को दूषित करने के लिए, सुरक्षा के लिए। देखिए, अब जो हवा है ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड या ठीक है, तो जो भी हवाएं वो अंदर जाती हैं, श्वसन से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो अंदर की क्रिया है। ठीक है, तो दूषित करने की सुरक्षा के संबंधी का प्रयोग करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, स्वास्थ्य संबंधी में अंदर की बीमारी और गैर स्वास्थ्य संबंधी में बाहर की बीमारी, मतलब बाहर की जो चोट वगैरह लग रही है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा, बीआईएस को, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लागू करना मान्य होता है। ठीक है, तो बीआईएस ये जो लागू करता है, कौन, स्वास्थ्य संबंधी कौन लागू करता है, बीआईएस लागू करता है। विभिन्न प्रकार के पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण हैं। तो विभिन्न प्रकार के पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं, वो यहाँ पे आपको टेबल भी दिख जाएगी। ठीक है, अच्छा, पीपी क्या होता है, तो ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पीपी क्या होता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि ये पीपी जो होता है ये मार्गदर्शन करता है। पीपी का कार्य क्या है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है, कि ये आप मार्गदर्शन मतलब दिखाता है कि एक प्रकार का पथ प्रदर्शक है ना, इसको आप यूज करो तो इससे चोट नहीं लगेगी। तो पीपी का फुल फॉर्म हिंदी में अगर पूछे तो व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। ठीक है, सरल बनाता है कि होता क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी केवल वही हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि क्लास बहुत अच्छे से और इम्पॉर्टेंट कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से सिखा सकें। PP1 के अंतर्गत क्या आता है, देखिए PP1 अगर आपसे कहीं कोई कहे कि PP1 है ना, तो PP1 के अंतर्गत हमारा हेलमेट आता है। PP2 के अंतर्गत क्या आता है, सुरक्षा जूते आते हैं। आप पढ़ सकते हैं, अभी तक ये इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा गया, क्योंकि अब तो क्वेश्चन काफ़ी डीपली आने लगे, तो हो सकता है ये भी आपसे कभी पूछ लिया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, इनको समझिएगा। ये क्या है, क्योंकि अभी आपको एक और फिगर मिलेगा और आपको याद आ जाएगा ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था। अगर ये पूछा तो ये क्या है, ये किसको दर्शाता है, तो वस्तु को गिरने से बचाने के लिए, है ना, वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण, छींटे उड़ना, इससे बचाने के लिए हम यह कैप की सिर की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं, जिसे हेलमेट वगैरह
प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैर की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर शूज वगैरह प्रयोग करते हैं, और ये जो शूज होते हैं किसके बने होने चाहिए, ये हमारे लेदर पैर गार्ड, सुरक्षा जूते, गमबूट, इसके लेदर वगैरह के जूते बने होने चाहिए। और ये किससे बचाते हैं, गर्म छींटे उड़ना। जो भी हम फोर्जिंग शॉप में काम कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कोई गर्म जॉब या फिर गिर गया है, ठीक है, पैर में, तो चोट लग सकती है। ठीक है, तो गर्म हो या ठंडा तो चोट तो लगेगी, लेकिन गर्म छींटे उड़ना मतलब समझ रहे होगे। और गीले स्थान पर कार्य करना, मान लीजिए गीले स्थान पर काम कर रहे हो तो वहाँ पे हम लेदर शूज का प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए हम ये फिगर वाले बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूपी आर्विनल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। पेपर उठाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पूछा गया था ये क्या है ना, ये क्या दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो व्यक्ति लगाए हुए हैं, क्या इससे क्या धूल कण जो भी हैं बाहरी धूल कण से बचाने के लिए ये नोज मास्क को लगा के रखा हुआ है, तो ये नोज मास्क होता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की गैसें, विषाद, भवक, इनको बचाने के लिए हम नोज मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जो हाथ की सुरक्षा है, हाथ की सुरक्षा के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, हाथ की सुरक्षा के लिए हमें ये ग्लोव्स वगैरह प्रयोग करना चाहिए। तो ये ग्लोव्स यहाँ पे जिसे हाथ और दस्ताने, इससे क्या होता है, ग्लोव्स प्रयोग कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम इसका यूज करेंगे। जिससे फ़ायदे ये होंगे कि प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना, मतलब अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो छाले पड़ जाएंगे, तो छाले ना पड़े इसके लिए हम एप्रन का ग्रू का प्रयोग करेंगे। और साधारण गर्म से उड़ती चिंगारी, ठीक है, तो गर्म जॉब को वगैरह हम पकड़ते हैं, मान लो टच हो जाता है तो फिर हाथ में जल सकता है, इसलिए उसको यहाँ से ग्लोव्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचने के लिए, मान लिया बिजली का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ग्लोव्स पहनकर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आँख की सुरक्षा। क्या है, सुरक्षा के प्रकार है, ये हमारी आँख की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। इससे क्या होगा, अगर हम ये लगाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, जैसे हम तो गॉगल्स तो इसे कहेंगे ही, लेकिन इससे क्या होगा, इससे हम ये होगा कि वेल्डिंग में जो हम जब वेल्डिंग करते हैं तो बहुत कई प्रकार की यूवी रेज वगैरह निकलती हैं ना, तो उनसे बचाने के लिए हमें बहुत ही लाभदायक होता है। तो यूवी रेज, इंफ्रारेड, है ना, इनसे बचाने के लिए हम लोग गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उड़ते धूल कण वगैरह इनसे बचाने के लिए। तो ये पीपी का प्रयोग है, ये क्या है, चश्मा है, चेहरा कवच, विकिरण, सिर कवच, हाथ कवच के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये क्या है, देखो फिगर आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, हमारा हैंड स्क्रैच है, ये क्या है, हमारा हैंड स्क्रीन है, सॉरी ये क्या है, हैंड स्क्रीन है। जब भी हम चिपिंग वगैरह कर रहे हो, वेल्डिंग जब कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए जब ग्राइंडिंग कर रहे होते तो उसमें हम तो गॉगल्स का प्रयोग कर लेते हैं ना, चिपिंग स्क्रीन भी आप बोल सकते हो। हैंड स्क्रीन का ये हो गया। तो हैंड स्क्रीन का जैसे हमने बताया कि आप वेल्डिंग में कर सकते हो, है ना, वेल्डिंग में तो आपको करना ही करना, वेल्डिंग में किया ही जाता है। बाकी ग्राइंडिंग में आप चिपिंग गॉगल्स वगैरह का यूज करते हैं मोस्टली, आप ग्राइंडिंग में भी लेकिन इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो उड़ती हुई चिंगारी, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग में इसका प्रयोग करते हैं हैंड स्क्रीन। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्डिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते, क्या क्या कह सकते हैं, चेहरा कवच कह सकते हैं, क्योंकि चेहरा को कवर करता है। सिर कवच, मफ, साथ, बिना हेमलेट, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ठीक है, ये क्या है, हमारा हैंड स्क्रीन है। ठीक है, किससे बचाता है, ये हमारा चिंगारी, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग से बचाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कान मफ, कान प्लग, ये वगैरह याद रखिएगा। तो ये उच्च मतलब जहाँ पे बहुत सारा शोर हो रहा है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये पूछ सकता है, मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये क्या है, कान प्लग है। आप समझ ही नहीं पाओगे ये क्या है, तो ये क्या है, कान प्लग है। ये तो आप समझ जाओगे, कान मफ है, तो ये कान प्लग, कान मफ याद रखिएगा। ये क्या है हमारा, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये हमारा एप्रन है। और एप्रन किससे बचा रहा है, ये गर्म टुकड़े से बचा रहा है। और जो हमारा एप्रन होना चाहिए वो लेदर का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेग गार्ड का यूज करते हैं, पैरों में लेग गार्ड। ठीक है, ये एप्रन होता है जो यहाँ पे इन्होंने पहना हुआ है, तो ये क्या होता है, लेग गार्ड होता है। ये हैंड ग्लोव्स होते हैं, हैंड ग्लोव्स गर्म जॉब या बिजली का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हैंड ग्लोव्स वगैरह पहन के करना चाहिए। और कैप विथ स्लीव, यहाँ पर इन्होंने स्लीव, ठीक है, ये कैप लगा है, हेलमेट लगा है, तो ये वगैरह यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट है, अब फर्स्ट एड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एड से संबंधित पूछा जाता है। तो फर्स्ट एड क्या होता है, इसको चलिए देख लेते हैं।
फर्स्ट एड क्या होता है? प्राथमिक उपचार। ठीक है, फर्स्ट एड को क्या कहेंगे? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए प्रारंभिक तौर पर देखभाल तथा सहारा देना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई है, तो जो उस टाइम तुरंत मान लीजिए ब्लड निकल रहा है, तो जो उस टाइम पट्टी वगैरह बांधी जाती है ना, तो वो फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है ना। तो फर्स्ट एड एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो फर्स्ट एड सबको करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो प्रारंभिक तौर पर देखभाल तथा सहारा देना जिससे जान बचे और उसे बिगड़ने वाले हालात को रोको जाए। ठीक है, तो इससे हम फर्स्ट एड से क्या करते हैं? जान वगैरह बचा लेते हैं, और जो हालत बिगड़ रही होती है व्यक्ति की चोट लगने के बाद उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं। पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है और अस्पताल मेडिकल सेंटर पहुँचाने तक उचित अच्छी संभावित लाभ आराम पहुँचाना है। तो ये भी मतलब एक सेफ्टी सेल्फ प्राथमिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को या जो भी मरीज है या जिसको चोट लग गई उसको एक अस्पताल तक पहुंचाना। इन सब के माध्यम से यह एक जीवन रक्षित सुविधाएं हैं। ठीक है, जो उपलब्ध स्रोत का उपयोग करके दी जाती है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे प्राथमिक उपचार क्या होता है, और प्राथमिक उपचार से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? प्राथमिक उपचार देने से हम व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं, है ना। तो यदि मरीज़ सांस ले रहा हो तो प्राथमिक उपचार देने वाले को उसे स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में लेटाना होगा। तो ये जीवन बचाना इतना समझ लीजिए कि अगर हम किसी को प्राथमिक उपचार देते हैं तो उससे हम उसका जीवन बचा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे आने वाली क्षति को रोकना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत सारा ब्लड निकल रहा है तो उससे और प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती हैं, तो इसलिए फर्स्ट एड से ये भी हम आगे आने वाली क्षति को भी रोक सकते हैं, है ना। जैसे इन्होंने कहा कि इसको कभी कभी स्थिति को खराब होने से रोकना अथवा आगे चोट होने का खतरा भी कहते हैं। इसमें बाह्य घटक आते हैं जैसे कि रोगी को नुकसान कारक स्थिति से हटाना, प्राथमिक चिकित्सा तकनीक का उपयोग करना जिससे स्थिति को बदतर से बचाना। ठीक है, जैसे कि रक्त बहाव खतरनाक ना हो उसके लिए दबाव डालना। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब रक्त बहाव हो रहा हो, किसी मरीज का ब्लड निकल रहा हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? प्रेशर देना चाहिए। ठीक है, प्रेशर देके वो क्या होता है? ब्लड को रोकना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और प्राथमिक उपचार का क्या एक तीसरा लाभ होता है? स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा मिलेगा। प्राथमिक चिकित्सा ने बीमारी अथवा छोटे से जो भी है स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया आती है, और कुछ मामलों में चिकित्सा को पूरा करना भी है, जैसे कि छोटे जख्म पर प्लास्टर चढ़ाना। मतलब छोटी मोटी अगर चोट वगैरह लगी है तो उसमें हमारा फर्स्ट एड करके उसको ठीक किया जा सकता है ना। उसके लिए अगर आप कहीं अस्पताल वगैरह जाएंगे तब तक समय हो सकता है वो जो छोटी चोट है वो बढ़ सकती है। तो ये प्राथमिक उपचार के 3 महत्वपूर्ण भाग हो गए, 3 महत्वपूर्ण हो गए। हो सकता है कि पूछ सकता है कि जो हमारा प्राथमिक उपचार है उसके अंतर्गत कौन सा लाभ नहीं है? तो हमारे 3 लाभ होते हैं। एक, हम जीवन बचा सकते हैं किसी व्यक्ति का, और दूसरा होता है कि आगे आने वाली क्षति को रोक सकते हैं, ये दूसरा लाभ हो गया, और तीसरा लाभ हो गया कि स्वास्थ्य लाभ को हम बढ़ावा देते हैं। तो ये 3 लाभ हो गए। ठीक है, प्राथमिक उपचार के। अब प्राथमिक उपचार जो है 3 प्रकार से की जाती है। तो ये एक होता है हमारा ABC प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, इसको भी देख लेते। नंबर 1 है ABC में, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ABC में A क्या है? ठीक है, ABC में A का क्या अर्थ है यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो ABC को हम यहाँ पे एयरवे कहते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ABC का तात्पर्य हवा नली, श्वास प्रक्रिया और परिसंचरण। एयरवे, ठीक है, एयरवे का मतलब यहाँ पे क्या है? वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही नहीं है। ठीक है, जो भी रोगी है उसका वायुमार्ग देख लेना चाहिए कि उसकी श्वास नली सही है कि नहीं, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायुमार्ग साफ हो। आपातकाल के आशंका अनुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, यह भी एक कारण हो सकता है। अब बी का मतलब क्या पे है? ब्रीथिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे पूछेगा कि ABC में बी का क्या अर्थ है। ठीक है, ABC में बी का अर्थ क्या होता है? ब्रीथिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं?
यदि श्वसन क्रिया रुक गई है तो पीड़ित के जल्द ही मृत होने की संभावना होती है। ठीक है, अगर व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया सांस रुक गई है तो उसमें मृत होने की ज़्यादा संभावना रहती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को पूरा किया जा सके। इस प्रकार निम्न उपायों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। तो एम का मतलब क्या हमने समझा, एक मतलब समझा एयरवे, जिसमें हम देखते हैं वायु मार्ग देखते हैं मरीज का कि जो सांस नली है वो सांस ले पा रहा नहीं ले पा रहा, ये हम देखते हैं। ठीक है, वायु मार्ग निश्चित कर लेना चाहिए कि रोगी का सही है कि नहीं, ये हम एयरवे में देखते हैं। ब्रीथिंग में क्या देखते हैं कि इसमें अगर श्वसन क्रिया जो रुक गई है तो उसमें जल्द ही मृत होने की संभावना होती है, तो इसलिए हमें तुरंत सीपीसी जो क्रिया होती है वो सीपीसी क्रिया करनी चाहिए जिससे कि हम उसकी जान को बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है परिसंचरण। सीपीसी ने उसको सीआरपी कहते हैं, सीआरपी पद्धति होती है। ठीक है, परिसंचरण। अब एबीसी में हमने बताया कि ए होता है एयरवे, बी ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, यदि रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है। ठीक है, अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को सीआरपी पद्धति के द्वारा इसका परीक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति क्या है, जीवित रहता है, इसलिए उसे सीआरपी पद्धति के द्वारा सीआरपी पद्धति कब दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसको सांस लेने में समस्या हो रही है, सांस नली में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर ही सीआरपी पद्धति दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रक्त को बहाव को रोकना। जैसे कि हमने कहा कि अगर ब्लड को रोकना है तो हमेशा हमें प्रेशर देना चाहिए। घायल व्यक्ति को कहीं रक्त बह रहा है तो बहाव को रोकने के लिए घाव के स्थान पर क्या करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे गोल्डन हावर्स क्या होता है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब देखिए किसी व्यक्ति को अगर चोट लग गई है, ठीक है, कोई व्यक्ति है ये बाइक से जा रहा था, ठीक है, ये बाइक से जा रहा था मान लीजिए, तो मान लीजिए बाइक से गिर गया। ठीक है, तो जो इसको चोट लगी होगी, इस व्यक्ति को जो चोट लगी होगी, ठीक है, इस व्यक्ति को जो चोट लगी होगी, चोट लगने के बाद का 30 मिनट वो हमारा कहलाता है गोल्डन हावर्स। तो इसको ऐसे समझते हैं, जो इसका इम्पोर्टेंट है, आरंभिक, ठीक है, आरंभिक 30 मिनटों में प्रायः तुरंत मरने की संभावना सर्वाधिक है। इस अवधि को गोल्डन हावर कहते हैं। ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चोट लग गया है, तो चोट लगने के बाद का 30 मिनट क्या कहलाता है, गोल्डन हावर कहलाता है। गोल्डन हावर मतलब सुनहरा। गोल्डन हावर इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यही महत्वपूर्ण 30 मिनट होते हैं। अगर मान लीजिए आप बाइक से गिर गए, अगर आप 30 मिनट तक जिंदा रह गए तो ये बहुत ही चांसेस है कि आप जीवित ही रहेंगे, और 30 मिनट के अंदर अगर बहुत ही संभावनाएं होती हैं कि वो मर सकता है व्यक्ति, है ना। तो इस वजह से वो 30 मिनट उसको पार करना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए उसको गोल्डन हावर कहा गया है। क्योंकि चोट लगने के बाद आरंभिक के जो 30 मिनट होते हैं उसमें मरने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि गोल्डन हावर क्या होता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन हावर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम पढ़ लेते हैं कि जब तक मरीज अस्पताल पहुँचता है तो वह इसे खतरनाक अवधि को पार कर गया होता है। तो जब तक वो अस्पताल पहुँचेगा तब तक वो 30 मिनट हो जाते हैं। तो 30 मिनट अगर वो पार कर गया है तो फिर चांसेस है कि वो व्यक्ति बच जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाने में परम उपयोगी। उस समय जो गोल्डन हावर्स के समय है, ये फर्स्ट एड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप तुरंत तो हॉस्पिटल पहुँच नहीं सकते, तो उसके पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट एड है, जो आप प्रारंभिक उपचार जो भी कर सकते हैं वो आप करके उसका 30 मिनट निकाल सकते हैं, है ना। वो 30 मिनट समय अगर आपने उस व्यक्ति का निकाल दिया वो जीवित रखते हुए, तो वो फिर वहाँ पे आपका बचने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, है ना। तो यही उसने कहा है कि इसमें कहा गया कि प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाने में परम उपयोगी है। निकटतम इमरजेंसी रूम तक शीघ्र तथा सुरक्षापूर्वक संभालने में और पहुँचाने में सहायक होती है। समय जितना कम लगता है उतनी ही अच्छी चिकित्सा दी जाती है। सीपीआर पद्धति क्या होती है, जैसे कि ऊपर ही हमने बताया कि अगर व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रही तो हमें सीपीआर से उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं सीपीआर से जीवन को बचाया जा सकता है ना। यदि कोई सीपीआर जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रही हो तो आप उसे तुरंत क्या है, सीपीआर पद्धति शुरू कर दें। अगर यह आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो सीपीआर किससे संबंधित है, ये सांस से संबंधित है। सांस से संबंधित कोई बीमारी है तो वहाँ पर सीपीआर पद्धति का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है। अगर आपको CPR पद्धति के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उस जो भी सांस जिसको भी दिक्कत है उसको आप ये ना दें, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें, फर्स्ट एड कैसे दें। तो ये आपको पता ही कि हमें कैसे देना है ना, इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देने के क्या महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या होते हैं। तो स्थिति का आकलन करें, ठीक है। कभी कभी हमें फर्स्ट एड जो हम प्राथमिक उपचार देते हैं तो उसका आकलन कर लेना चाहिए, ठीक है। और वैसे अगर हमें देना है तो आपको पता है कि प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, घायल व्यक्ति के सांस रूंधने के कारण मानसिक दबाव में हार्ट अटैक, एलर्जी रिएक्शन, ड्रग चिकित्सा संबंधित आपातकालीन अवस्था में उसको आरंभिक मतलब प्रारंभ में जो हम लोग फर्स्ट एड देते हैं, है ना, जो मरहम पट्टी वगैरह करते हैं जिससे कि वो उसकी जान बच सके, तो वो होता है हमारा फर्स्ट एड कहलाता है, ठीक है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ABC को, जैसा कि अभी हमने बताया कि ABC क्या होता है, ठीक है। ABC में क्या होता है, ABC का अर्थ A क्या होता है, एयरवे होता है, B का ब्रीथिंग और C से सर्कुलेशन। अगर आपको ये भी जानना है कि इसके यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसी वस्तुएं जिसके कारण प्राथमिक चिकित्सा देने वाले खतरा को हो सकता है, आग, जहरी, मतलब कि कभी कभी हो सकता है ना कि आप किसी को बचाने जा रहे हैं तो उसमें कभी कभी व्यक्ति भी, जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो उसको बचाने जो जाता है वो भी कभी कभी डूब जाता है तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पे ये इसने समझाया है कि आग, जहरीला, है ना, गैस, हिलती इमारत, लाइव इलेक्ट्रिक वायर, मतलब बिजली में से कभी किसी को बचा रहा होता है कोई व्यक्ति तो उसको वो भी ख़त्म हो जाता है। आग में भी आपने सुना होगा कि आग उसको बचाने वाले को भी लग गई। तो आग अन्य खतरनाक अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को बहुत सावधान रखना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है जो भी फर्स्ट एड दे रहा है, जो भी प्राथमिक उपचार दे रहा है, उसको भी सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो भी उसके साथ उसका भी कुछ चोट वगैरह ना लग जाए, है ना। तो और तुरंत नहीं दौड़ पड़ना चाहिए, मतलब कि पहले समझ लेना चाहिए कि वो जो उसको व्यक्ति को जो चोट लगी वो हम सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना, उसको हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। अगर हमें पता ही नहीं कि उसकी जान बचा सकते हैं नहीं बचा सकते, वैसे प्रयास तो करना चाहिए लेकिन देखना भी चाहिए कि हम क्या खुद की जान खतरे में तो नहीं डाल रहे जिसके कारण जान जा सकती है ना। तो हमें तुरंत दौड़ नहीं किसी की भी वो तुरंत दौड़ नहीं लगाना चाहिए, पहले हमें जांच पर यही उसने कहा है कि खतरनाक अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, तुरंत नहीं दौड़ पड़ना चाहिए जिसके कारण जान जा सकती है। आप समझ गए होंगे ABC को क्या है। ABC के जैसे हमने बताया कि प्राथमिक उपचार में ABC का अभिप्राय है 3 गंभीर चीज़ें जिस पर प्राथमिक उपचार देने वाले को ध्यान देना चाहिए। A से क्या होता है, व्यक्तिगत सांस रुकावट होने वाला है क्या, है ना। तो इसमें हम एयरवे में क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति की सांस है क्या उसमें सांस रुक रही है क्या, तो सांस संबंधी हम देख लेते हैं, ठीक। ब्रीथिंग में क्या देख लेते हैं कि व्यक्ति जो है सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ब्रीथिंग में आपको पढ़ाया था ऊपर कि व्यक्ति अगर मान लीजिए बहुत ही रेयर केस है ना, उसकी सांस लेनी नहीं चल रही तो हमें तुरंत CRP पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, जो भी अभी हमने बताया था, ठीक है। जी वाली आपकी पद्धति CPR पद्धति का प्रयोग करना चाहिए अगर व्यक्ति सांस से संबंधित पीड़ित है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ब्रीथिंग के बारे में बता दी। सर्कुलेशन में क्या हो गया कि क्या व्यक्ति की नाड़ी जो है जो हाथ की कलाई में होती है वहाँ पे नाड़ी प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर चल रही है या नहीं चल रही। तो नाड़ी वगैरह कुछ लोग पुराने जो है लोग होते हैं वो देख लेते हैं, है ना, डॉक्टर भी जैसे देख लेते हैं, नाड़ी पहले देखते हैं, है ना, बुखार वगैरह होते हैं तो वो भी चेक करते हैं। तो ये सब यहाँ पर सर्कुलेशन का मतलब हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं खून बहना, सदमा, कुछ अन्य समस्याओं का इलाज। खून बहने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर खून बह रहा है, ब्लड निकल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमेशा पहले घाव पर क्या प्रेशर डालना चाहिए। सर्वप्रथम यही करना चाहिए, किसी का भी ब्लड निकल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसके जहाँ पर भी ब्लड निकल उसके आसपास हमें प्रेशर देना चाहिए, जिससे कि जैसे कि कभी कभी देखा हो कोई बांध देता है ना रस्सी से, जिससे कि ब्लड वगैरह और ना निकले, ठीक है। तो ये भी
आघात पीड़ित को बचाने के लिए रक्तस्राव का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से, मतलब कि सबसे पहले क्या, कोई भी किसी व्यक्ति को चोट लगी तो सबसे पहले उसका ब्लड रोकना चाहिए। अगर ब्लड सारा निकल गया तो व्यक्ति की जान वैसे भी नहीं बचेगी। तो रक्तस्राव को रोकने के लिए किसी अन्य तरीके की कोशिश करने से पहले घाव पर दबाव डालें, है ना, कि आप रस्सी ढूंढ रहे हो उस व्यक्ति को मतलब कि जहाँ से भी ब्लड निकल रहा हो वहाँ पर बांधने के लिए, तो सबसे पहले उसको आप हाथ से दबा लो और दूसरे से कह दो कि रस्सी ले आओ, उसी को भी जिससे भी कपड़ा वगैरह से बांधना हो। तो पहले जो भी सबसे पहले प्रेशर दो, इसके बाद ही आप काम करो, ठीक है। झटके का इलाज है, यह भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही हम यहाँ पर आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो यह एक मुख्य कारण है किसी इंसान के शरीर से खून के कम होने का, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लगता है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का जो शरीर जो ब्लड है उसका कम हो जाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को झटका लगता है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिस व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है उसका शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली से पीड़ित है, करंट से पीड़ित है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कौन सा उपचार देना चाहिए। तो पहले वहाँ पर सर्वप्रथम आपको कंबल उड़ाना चाहिए उसको, उसका शरीर क्योंकि ठंडा पड़ गया बिजली से, तो उसे गर्म रखने के लिए कंबल उसको देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, उसके ऊपर डाल देना चाहिए, ठीक है। तो बिजली का झटका अगर लगता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और व्यक्ति की चमड़ी क्या है, ठंडी पड़ जाती है। अगर इलाज नहीं किया गया तो यह हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार में क्या आएगा कि कंबल उसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं उसको गर्म रखने के लिए। घुटन के कारण भी घुटन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो सकती है और उसका दिमाग बंद हो सकता है, ठीक है। जले का इलाज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग व्यवहारिक जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जले का इलाज करने के लिए मान लीजिए आपकी उंगली या कुछ भी पैर में या जले का कुछ गर्म चीज़ छू गया है, तो उसे क्या कहते हैं, जल गया। तो वो अगर जल गया तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, तो वो उस दर्द को कम करने के लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए। तो जले का इलाज करने के लिए उस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें, ठीक है। कभी भी अगर आपके चोट लग गई है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डाल देना चाहिए। बर्फ़ का टुकड़ा हो तो बर्फ़ का टुकड़ा उसके ऊपर सिकाई कर दीजिए उसको, है ना। सिकाई का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर आराम से रगड़ दीजिए, है ना। तो वो हो गया हमारा, ठंडा पानी से वहाँ पे डाल देना चाहिए। उस पर क्रीम वगैरह आपने सुना होगा, जैसे कि जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको कहा होगा कि मान लीजिए कोई तवा छू गया है, कोई भी चोट लग गई, गरम चीज़ छू गया है, तो उस पर वो लोग कहते हैं मंजन लगा लो, सुना होगा मंजन, क्योंकि वो ठंडी चीज़ है, आप लगाओगे तो थोड़ा सा ठंडक देता है, इसलिए वो ऐसा बोला करते हैं, ठीक है। क्रीम वगैरह लगा लो, काफ़ी अलग अलग दवाइयाँ प्रयोग करें। तो ठंडा पानी का प्रयोग करना चाहिए अगर आप जल गए हैं, और क्रीम वगैरह यूज कर सकते हो। व्यक्ति के शरीर से कपड़े ज्वेलरी को हटा दें, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का जले का इलाज करना, वहाँ पर ज्वेलरी को यहाँ पे हटा देना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर मान लीजिए जले का इलाज करना है तो व्यक्ति के शरीर से कपड़े को ज्वेलरी क्यों हटा देते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मस्तिष्क आघात का इलाज करना, यदि घायल व्यक्ति को सिर में धक्का लगा हो तो कनेक्शन के कारण जांच करें, ठीक है। और साधारण लक्षण है कि बेहोशी, दिशा भ्रम, याददाश्त खोना, चक्कर आना, मितली। तो ये किसके कारण है, ये भी हमारा यहाँ पे मस्तिष्क से संबंधित यहाँ पे इन्होंने इलाज के बारे में बताया कि यदि व्यक्ति को सिर में धक्का लग गया है, ठीक है, तो उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, है ना। तो कभी कभी देख सकते हो याददाश्त चली आती है ना। कनेक्शन के लक्षणों की जांच करें। साधारण लक्षण है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को चोट लगी शरीर में तो क्या क्या उसकी बीमारी हो सकती है, बेहोश हो सकता है, दिशा भ्रम या याददाश्त संबंधित, है ना, जिसको मेमोरी बोलते हैं इंग्लिश में, चक्कर आना, मितली व थकावट, ये संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5S के संबंधित में, 5S के बारे में हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। 5S के बारे में हम लोग कल देख लेंगे क्योंकि हमारी क्लास लगभग 32 मिनट की हो गई है, तो बहुत अच्छे से हम लोग कल की क्लास में 5S के बारे में जानेंगे। इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेरी क्या होता है, सीटोन क्या होता है, सीसो क्या होता है, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपीआरएनएल के लिए तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। आने वाली वैकेंसी DRDO भी वैकेंसी आने वाली है और टेंडर उसका फिर से उससे संबंधित न्यूज आई है, तो फिर से DRDO की वैकेंसी आने की संभावना जल्द ही है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी चुनाव के पहले 2022-23 में 22 लास्ट या 2023 तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी आ सकती है। तो वैकेंसी आ जाएंगी और आपकी तैयारी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थ्योरी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। तो थ्योरी अच्छी करने के लिए
अब चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है, और जो बेल आइकन होता है ना घंटी, उसे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लाइव टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। जो भी हमने आज पढ़ाया इस क्लास में उससे संबंधित लाइव टेस्ट होगा, वो 9 PM में, ठीक है। 9 PM में आपको लाइव टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, और इसके बाद 10 PM में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और लाइव टेस्ट बिल्कुल फ्री है। जो भी लाइव टेस्ट कराया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे आंसर की सहित आपको PDF भी दी जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कोई विचार हैं, आपको कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।